हेलो दोस्तों, देसी मैथुलर में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल पे देखे होंगे आज का भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आराम से एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर में पूछे जाएंगे। यानी वही सब प्रश्न लेके आए हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए बिना बात किए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। ठीक है, क्लास को शेयर कर दीजिए, कहीं भी शेयर करिए, जल्दी से जल्दी लोग जुड़ जाएं। और ये आज का जो क्लास है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अगर इतना प्रश्न अगर आपको आता है ना तो आराम से हर एक एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे और खास करके एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और रेडियो ऑपरेटर में आप आराम से कर लेंगे। और कुछ एसआई के भी प्रश्न हम डाल दिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन जो पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता है, क्या दिया है इसको समझने का प्रयास करते हैं। दिया है एक व्यक्ति एक वस्तु को 8,250 रुपए में बेचकर 25% की हानि प्राप्त कर लेता है। यानी कह रहा है कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को 8,250 रुपए में बेचता है और उसे 25% की हानि हो जाती है। तो बताया जा रहा है कि वो उसको कितना रुपए में बेच दें कि 20% का क्या मिले, लाभ हो जाए। उस वस्तु को कितना रुपए में बेचें कि 20% का लाभ हो। तो ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो पहला क्वेश्चन आप ऐसे लिख लीजिएगा कि माना क्रय मूल्य बराबर कितना, आप सीधे क्रय मूल्य बराबर क्या रख दीजिएगा 100%। 100% क्रय मूल्य रख दीजिएगा। अब पहले लाइन पे बोलिए क्या कहा है। पहले लाइन पे ये कह रहा है कि जब ये 8,250 रुपए में बेचा है तो 25% की हानि हो गई है। अच्छा ये बताइए 100 रुपए का चीज आप 25% की हानि में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, पहली नंबर यहां बता दीजिए। आप ऐसे लिख लेंगे आप, हाँ एकदम सिंपल से आराम से समझाएंगे, कोई ट्रिक कोई नहीं, आराम से समझ जाएंगे। तो कितना में बेचेंगे, 75% में बेचेंगे। अच्छा सेकंड विक्रय कह रहा है कि वो कितना रुपए में बेचें कि 20% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो बताइए 20% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए का चीज आप 20% लाभ में कमाना हो तो कितना में बेचा जाए, 120% में बेचा जाएगा। यानी ये पहला विक्रय है, ये सेकंड विक्रय है। इतना आप समझ लेना। तो अब बताइए जब पहली बार ये बेचा कितने में था। पहली बार ये 8,200 कितना बेचा था, 8,250 रुपए में बेचा था। कितना बेचा था, 8,250 रुपए में बेचा था। ये पहला विक्रय किया था तभी ना उसको 25% का हुआ है। तो ये 8,250 ये पहले ना विक्रय के बराबर होगा। यानी यहां बेचा 75% में, यहां बेचा 8,200, यानी 75% बराबर 75% बराबर 8,250। 1% का मान निकालने के लिए यहां नीचे ला दीजिए। अब जो पूछेगा उसी का गुणा कर दीजिएगा। वो बोला कितना रुपया में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए, तो 120 से गुणा करेंगे तो उसको 20% ज्यादा मिलने लगा। अगर आप 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं तो इसका क्रय मूल्य आ जाता है। फिर भी आप देखते हैं, अब काटिए इसे, 15 से काटेंगे, 15 से काटेंगे, 15 पचे 75, आप 15 बाटे 120, 15 पचे 75, 15 बाटे 120। अब ये 5 जाएगा ऊपर काटेगा, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5 हो गया 3 32, अब 5 6 2 हो गया, फिर 25, 5 पचे 25 और 1 0 1650। यहाँ देखिए 8 गुणा करना ना भूलिएगा। अब गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 0 0, 8 5 40, 4 8 6 48, 4 52, हाथ में 5, 8 एकन्नम 8 5 13, यानी 13,200 रुपया में वो बेचेगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। ऐसा कभी भी आप सवाल आएगा तो आराम से कर लीजिएगा। अगर बोल देगा कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 450 रुपए में बेचता है और 25% की हानि होती है, तुरंत 25% 100 में से कम कर दीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा कितना में बेच दे 25% का लाभ हो जाए, तुरंत 125 कर दीजिएगा। इस पैटर्न में आप करिएगा तो आराम से आंसर आ जाएगा। और 100 से यहां गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, इसे लगाने का आप प्रयास करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया, इसे लगाने का आप प्रयास करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, जो भी प्रश्न लेके आए हैं एकदम अच्छे ही हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्लास को शेयर कर दीजिएगा जरूर ताकि और भी लोग जुड़ जाए। ये भी क्वेश्चन ना अति महत्वपूर्ण है। एवरेज का है, औसत का जो प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है। आप इसे हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। दिया है 10 संख्या का औसत 15 है। 10 संख्या का औसत 15 है। अगली एक संख्या कौन सी जोड़ दी जाए, मनु कह रहा है अगली एक संख्या कौन सी जोड़ दी जाए कि औसत 16 हो जाएगा। ये सब सवाल अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अभी बार बार एग्जाम में आते हैं तो अब इसको कैसे करेंगे। देखिए कि सिंपल सा नियम अगर समझेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा देखिए, औसत माने होता है ना हिस्सा होता है। जैसे हम कह दें 10 लोग हैं,
जिनका औसत 10 है, यानी सबको 10-10 रुपया दिया जाए, ऐसे समझिएगा। तो औसत माने क्या होता है? हिस्सा है। तो पहले जब शुरू-शुरू में कितने लोग थे? शुरू-शुरू में 10 लोग थे, तो औसत क्या था? तब औसत 15 था। यानी बताइए सबको 15-15 रुपया दिया जाए तो कितना रुपया दिया जाएगा? 150 रुपया दिया जाएगा। इस प्रकार से आप इसे कर लीजिएगा। अब अगली बार कह रहा है कि एक संख्या कौन सी जोड़ दें? अच्छा आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। अच्छा पहले 10 रहेंगे, एक लोगों को और मिला लेंगे तो कितना हो जाएंगे? 11 लोग हो जाएंगे। तो कह रहा है औसत क्या हो जाए, यानी अगली कौन सी संख्या जोड़ दे? कोई बात नहीं, हम ही जान गए, अगली एक संख्या जोड़ेंगे तो 11 लोग हो जाएंगे। तो फिर औसत कह रहा है 16 हो गया। क्या हो गया? 16 हो गया। अब बताइए, अब गुणा कर लीजिएगा। 11 छका 66, 11 क्रम 11 और 11 6 कितना हो जाए? 17, 176 आएगा। ध्यान से प्रयास करिएगा समझने का। पहले 10 लोग थे तो 150 रुपया बना, अब एक लोग के आ जाने से 176 रुपया हो गया। तो क्या आपको नहीं दिख रहा है अगला वाला कितना लेके आया होगा? अगला वाला कितना लेके आया, यानी कौन सी संख्या जोड़ी गई होगी? 26। यानी कौन सी संख्या जोड़ दी गई है? अगली 26 जोड़ दिया गया। इस प्रकार से आप कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, बेहिचक इसे क्या कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। क्या 26 नहीं आएगा? देख लीजिएगा। कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, कह दें एक संख्या घटा दे तो औसत ही हो जाएगा, हमेशा अंतर ही लेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो पहले 10 संख्या था जिनका औसत 15 था, हमने 150 कर दिया। अगली एक संख्या ले लिए, ये 10 की जगह 11 हो जाएगा औसत, सॉरी संख्या 11 हो जाएगी। और गुणे बता रहा है कि औसत 16 हो गया, यानी संख्या गुणे औसत करेंगे तो ये होगा, निकलेगा ना। ऐसा कभी भी सवाल आएगा, अंतर ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप जरूर कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे। दिया है 125, 125 भागा 125 भागा 5 का 5, 5 का 5, 125 भागा 5 का 5 माइनस 40 गुणे 2, माइनस 40 गुणे 2, और बता रहा है प्लस प्लस 50 गुणे 3। इसका मान आपको बताना है, इसका आपको क्या बताना है? मान बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जी हम आपको बता देते हैं। देखिएगा, हम हमेशा बताते हैं कोई भी नियम और सवाल होता है ना, तो सभी और नियम कानून ना बोर्डमास पे आधारित होते हैं, समझ रहे हैं ना। यानी सबको बोर्डमास ही चलाता है। देखो भैया तुमको ये काम करना है, पहले ये काम करना है, तो बोर्डमास ही सिखाता है। तो आप बताइए सर बोर्डमास पहले होता क्या है? आप जरूर जानने का प्रयास करिएगा। हर एक छात्रों को बोर्डमास का नियम पता होना चाहिए। देखिए बी से ब्रैकेट होता है, मतलब कोष्टक पहले तोड़िए। कोष्टक 4 प्रकार का होता है, अच्छी बात जानते हैं। उसके बाद का होता है, उसके बाद भाग होता है, उसके बाद गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाना होता है। ये बोर्डमास का नियम है। तो सबसे पहले बोर्डमास के नियम के ही अनुसार करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भाग दिया तो हम भाग कर दें। तो देखिए बोर्डमास में पहले कोष्टक आता है, तो कोष्टक है नहीं कहीं पे। फिर देखिए का आता है, का माने भले से गुणा होता है, तो पहले हम का वाले को ही हल करेंगे। उसके बाद है ना भाग आता है, तो बाद है ना भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। अब बोर्डमास के नियम से तो बताइए पहले तो कोष्टक तो है नहीं, अब का कहाँ पे है? का यहाँ पे है। अब बताइए का माने का होता है? गुणा होता है। आप चाहे तो एक पैटर्न ऐसे उतार लीजिएगा बिना कुछ किए, इसको भागा ऐसे रहने दीजिए। बताइए का माने होता है गुणा, तो पहले कोष्टक वाले हल करेंगे तो 5 बचे, यहाँ पे आ जाएगा 25। बाकी सारी चीजें आप वैसे ही उतार सकते हैं, बस समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, बस उतारे हैं। नहीं तो चाहते तो हम डायरेक्ट कर सकते थे। ये तो हो गया। अब का काम खत्म। अब उसके बाद क्या आता है? भाग आता है भैया। अब भागन आता है, तो अब भाग कहाँ पे? यहाँ पे 125 में 25 भाग कर रहा है, तो सर बताइए कितनी बार जाएगा? 25 पंचे 125, 5 बार चला जाएगा ना, यानी इस जगह पे 5 आ जाएगा। ये -4 है। अब यहाँ पे चाहे ना आप तो अब तुरंत भाग तो हो ही गया, आप चाहे तो गुणा कर सकते हैं। तो एक गुणा यहाँ पे है, एक गुणा यहाँ पे है, तो 40 दूना 80 करिएगा, ये बीचवा में प्लस है 50, यहाँ क्या करिएगा? 150 करिएगा। तो अब बताइए, तो अब इसमें देखिए कि प्लस कौन सा है। इसमें देखिए कि प्लस कौन है, तो प्लस में 150 है। अब कहेंगे 80 है, नहीं, कभी भी प्लस और माइनस की जानकारी करना होगा ना, तो संख्या का इधर देखिएगा, बाईं तरफ इधर देखिएगा, तो अगर इसका चिन्ह प्लस में है तो यह प्लस में होगा, और इसके बाईं कौन है? माइनस में, तो 80 माइनस में होगा। इसके बाईं कुछ नहीं है तो ये प्लस में होगा, यानी यह प्लस में है और यह प्लस में है। तो सबसे ये जोड़ेंगे तो 155 होगा। आप फिर माइनस को क्या करिएगा? 80 को आप घटाइएगा। अब बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? एकदम आराम से आप समझ रहे होंगे। तो अब सर घटाएंगे तो बताइए कितना आ जाएगा? घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? क्या 75 नहीं आ जाएगा आंसर?
जी आप बताएं, हमें 75 नहीं आएगा। अरे देखिएगा, इसमें 75 जोड़ेंगे तो 155 ही हो जाएगा, यानी 155 में से 80 को घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी सवाल आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं ना, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें, अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका आंसर एक कितना आया है, 75 आया है, तो 75 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, लगाने का आप प्रयास करें, लगाने का प्रयास करें, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, ये आप सवाल हमें जरूर कमेंट में बताएं। अगर ये आप पहले कमेंट कर दीजिए, कमेंट, ताकि आपका डिलीट ना होना पाए, ठीक है। कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या आएगा, फिर हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में सीएनडी है। सीएनडी का मतलब ये जान लीजिएगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइन। ये आप सुन लीजिएगा, सीएनडी का मतलब जानिएगा ही नहीं कि ऑप्शन में सीएनडी क्या है। सीएनडी मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, हम आपको बता दे रहे हैं। अब जिस अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप हमें जरूर कमेंट में बताएं कि आंसर क्या होगा। तो देखिए, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिएगा, कोई भी ट्रेन ना, कोई भी ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो उसमें पुल की भी लंबाई होता है और ट्रेन की भी लंबाई होता है, जिस चाल से जिस समय में, यानी। तो अब हमें यह सोचना है कि ट्रेन की जो चाल कितनी है, ट्रेन की चाल कितनी है। ट्रेन की जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और पुल को कितने समय में पार की है, पुल को 30 सेकंड में पार की है। कितने सेकंड में पार की है, 30 सेकंड में पार की है। तो अब आपसे पूछ रहा है पुल की लंबाई ज्ञात करें, पुल की क्या ज्ञात करें, लंबाई ज्ञात करें। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा एक बात बता दें, सुनिएगा, कभी भी पुल की लंबाई पूछेगा और ये जान लीजिएगा, या तो ट्रेन की लंबाई दिया होगा तब पुल की लंबाई पूछेगा, अगर ट्रेन की लंबाई दिया पूछेगा तो पुल की लंबाई दिया होगा। इसमें ना पुल की लंबाई दिया है, ना ट्रेन में, ना ट्रेनियों की लंबाई नहीं दिया है, तो इसीलिए डेटा अपर्याप्त है। डेटा क्या है, अपर्याप्त है। इसका आंसर हो जाएगा सीएनडी, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब हमें समझ ही नहीं आया सर ये कैसे बता दिए आप, तो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए मान लीजिए, जी सर मान लीजिए, चलिए हम सूत्र पे रख रहे हैं। सूत्र पहले हम दूरी निकाल रहे हैं कि ट्रेन कितनी दूरी तय की है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो थोड़ा सा कि चलिए को ना हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम देखिए पिछला क्लास मेरा जाके देख लीजिएगा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, ठीक है। तो 6 त्रिक 18 और 6 दहिया में 60, अब गुणा करेंगे 50 और 3 आएगा चाल, तो दूरी बराबर रखेंगे चाल और गुणे समय, चाल गुणे समय, ये काटेंगे 10 बार जाएगा और गुणा करेंगे 50 दहिया में 500 मीटर, यानी टोटल जो ट्रेन है 500 मीटर की दूरी तय की है। अच्छा हम ही कह दें आप 2 लोग हैं, आपको 500 रुपया दिया गया, तो उसमें से एक लोगों का हिस्सा बताए, तो ये ना कहिएगा 250-250 रुपया। कब कहिएगा 250-250 रुपया, जब आपको बताया जाए कि दोनों को समान राशि मिलनी चाहिए, तब आप कहिएगा 250। नहीं तो इसमें अब हम कह दे 500 रुपया दोनों लोग को दिया गया, तो बताइए एक लोगों का कितना हिस्सा है, तो आप कभी ना बताइएगा कि 250 नहीं। हाँ, अब ये ज्ञाता नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर ये हम बताते हैं, देखो भैया 500 रुपया हम आप लोग को दे रहे हैं, उसमें से 200 रुपया एक लोगों का है, तो बताइए दूसरे लोगों का कितना होगा, तब है ना समझेंगे 300 रुपया होगा। ऐसा ही किया जाता है। तो ये जो 500 मीटर आया है ना, कुल दूरी आया है, जिसमें ट्रेन का भी दूरी है और पुल का भी दूरी है। क्यों कि कोई भी ट्रेन किसी पुल को पार करेगी ना, जितना भी समय लेगी ना, इस 30 सेकंड में ना अपनों तो दूरियां तय करेगी उसमें, और पुलों को दूरियां तय करेगी ना, तो टोटल 500 मीटर दूरी तय की है। अब हमें से पता नहीं है ट्रेनिया का कितना है, पुलवा का, तो हम कैसे एग्जैक्ट बता दें पुल की लंबाई इतना है, नहीं ना बता सकते हैं। इसीलिए सीएनडी हो जाएगा आंसर, के नॉट डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला जान लीजिए, जो भी सवाल लेके आए ना एकदम कंफ्यूजन वाले सवाल हैं, जो आप जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ गलत कर दें, कुछ ना कुछ गलत कर दें, ऐसे ही सवाल आएंगे। ये भी सवाल उसी प्रकार से, इसका भी आप कमेंट में हमें जल्द बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। वो भी ये भी सवाल है, थोड़ा सोच समझ के पढ़िएगा, नहीं तो आंसर गलत दे देंगे आप, हम जानते हैं आंसर आप गलत दे देंगे। चलिए दिया है 2000 रुपए की धनराशि को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। ये सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ दिया कि दूसरे वर्ष का ब्याज। अच्छा एक बात बताइए भैया, एक वर्ष का ब्याज चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, सबका समान होता है, समझ रहे हैं ना, एकदम सिंपल सी बात। तो जानते हैं सर क्या करना है, जानते हैं, एक चीज हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा आप पहले 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए। चलिए अगर हम ऐसा सवाल दें कि 2000 रुपए की धनराशि को
40% वार्षिक दर से 1 साल का ब्याज ज्ञात करें, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, समझ रहे हैं, 1 साल का दोनों समान होता है। तो आप कैसे करेंगे, तो आप ऐसे करेंगे, गुरुजी हमें सूत्र याद है, SI बराबर मूलधन आगुड़े दर, आगुड़े सॉरी 1 साल का ना दर कितना दिया 40% दिया, 40 आगुड़े समय 1 साल। अच्छा करे सर तो है तो चक्रवृद्धि ब्याज, अब कहा है साधारण ब्याज पे लगा रहे हैं, तो आप साधारण ब्याज पे भी लगा के देख लीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज पे, क्योंकि 1 साल का चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों ना समान होता है। तो हम यहाँ पे पहले 1 साल का ब्याज हम प्रयास किए निकालना, तो 1000 का ब्याज जो मिला 1 साल का, माफी मांगते हैं, 1 वर्ष का ब्याज, जो 1 वर्ष का ब्याज हमें मिला, 1 वर्ष का ब्याज वो 800 रुपया मिला। 20 और गुणे 40 करेंगे तो 4 दूना 8, 800 रुपया मिलेगा। यहाँ पे समझ गए। चलिए अब अगली बार अगर हम क्वेश्चन देते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन कहते हैं कि 2000 रुपए की धनराशि 40% वार्षिक दर से 40% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ऐसे अगर हम कह दें तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का कई गो तरीका होता है, हम आपको बताते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो चलिए, जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना होता है? अगर आप 2000 पहले लिख लीजिएगा, दर कितना दिया है 40% ना, तो 140/100 कर दीजिएगा। टाइम दिया है 2 बार ना, तो 2 बार कर दीजिएगा। इसे कितनी बार कर दीजिएगा? 2 बार कर दीजिएगा। इतना करेंगे ना तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन आएगा। और भी आप सोच रहे हैं सर हमें ये तरीका अच्छा नहीं है, हमें ये तरीका बताइए, परसेंटेज को भिन्न में बदलिए, परसेंटेज जो दर दिया उसको भिन्न में बदलिए। 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, 5 का 2 बढ़ेगा 7 हो जाएगा, 5 का 2 बढ़ेगा 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसे सोच रहेंगे, 5 पचे 25 और 7 सत्ते 49, 5 पचे 25 और 7 सत्ते 49। यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये आता है, ये तो P होता है और ये A होता है, तो ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। तो आप घटाएंगे तो ब्याज आएगा, तो आप इसके 25 के बराबर रख सकते हैं ना, 25 बराबर 2000, ऐसे 25 बराबर 2000, ऐसे नहीं तो यही जाने दीजिए ना, है तो आप समझ गए होंगे ये नियम, ये आप कर सकते हैं। नहीं तो यही डायरेक्ट से काटिए, नीचे 4 जीरो है, ऊपर भी एक 4 जीरो हम काट दिए। अब 14 का 14 गुणा करेंगे तो 196 होगा, एक बार 20 का गुणा कर दीजिएगा, ये जो आएगा मिश्रधन आएगा। तो ये थोड़ा सा अभी हम आपको एक बार समझा देंगे, आप अपने तरीके से जैसे आप नियम समझे हैं वैसे आप लगा लीजिएगा, ठीक है। 2 6 के 12 और 2 9 18 1 19, 2 1 का 2 1 3, 3920 जो आया है वो मिश्रधन आया है। तो हम इसमें से 2000 माइनस करेंगे, 2000 माइनस करेंगे, 2000 माइनस करेंगे जी सर, 2000 जब माइनस करेंगे तो 1920 आएगा। सुनिएगा ध्यान से, अब देखिएगा यहाँ 1 साल का ब्याज निकालें तो 800 रुपया मिला। ये ना कहिएगा कहा है साधारण ब्याज, हम बार बार कह रहे हैं साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, 1 साल का जाइएगा निकालिएगा उतना ही आएगा, ठीक है। अब है 2 वर्ष का निकाले, जब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो 1920 रुपया आया। जरा सा भी आप पढ़े होंगे ना तो जरूर समझ पाएंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास आप जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा, आराम से एक एक क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, जरूर जाके देखिएगा। जितना भी हमने पढ़ाया है ना आपके दिमाग में बैठ जाए तो कहिएगा, ठीक है। तो अब है जो आया ये 2 साल का ब्याज आया और है 1 साल का ब्याज आया। तो बताइए भैया, जब हम कह दें 2 लोग हैं, एक ए है एक बी है, दोनों को 20 रुपया दिया गया, आज इसमें ए को हम कह दे 5 रुपया दिया गया तो घटा देंगे तो दूसरे वाले का 15 रुपया हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार है 2 साल का ब्याज आया कितना, 2 साल का ब्याज जो आया वो 1900 कितना आया, 1920 रुपया आया। 1 साल का ब्याजिया यहीं में से घटा देंगे तो दूसरे वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। आपको क्या लग रहा था ये क्वेश्चन इजी है, 0 2 और यहाँ पे 9 सॉरी 1 बचेगा 1120, क्या जाएगा आंसर 1120, यानी दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो 1120 रुपया है। जानते हैं क्या पूछा है, दूसरे साल का ब्याज पूछा है। ये नहीं आप करिएगा कि 2000 पी दे दिया है, रेट 40% दे दिया है, टाइम 2 साल दे दिया, ब्याज निकाल के चलते रहे, ना ना भैया गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा है तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1120 रुपया हो जाएगा। इसे आराम से घटाए हैं 1120 आंसर आ जाएगा। आइए सवाल थोड़ा अति महत्वपूर्ण था, अगला क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करें, आपकी स्क्रीन पे दिया है, लगाए आप लगाएं जरूर, इसको लगा लेंगे, कोई सवाल बड़ा तो है नहीं, ठीक है, सवाल तो बड़ा है नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट
ये यूपीएसआई में पूछा गया था क्वेश्चन। आप कहेंगे इतना इजी यूपीएसआई में? जी हाँ, इतना ही इजी यूपीएसआई में। जो यूपीएसआई का फॉर्म डाले होंगे, जो एग्जाम निकाले होंगे जैसे हम, उनसे जाके मिलिएगा, आपको बताएंगे कितना हार्ड आया था यूपीएसआई में। इसमें दिया है एक वृत्त का अर्धव्यास। अच्छा भैया, एक वृत्त है, इसका अर्धव्यास मतलब आई दिया है 14 सेंटीमीटर। ये दिया कितना? 14 सेंटीमीटर। अच्छा अर्धव्यास, अच्छा हे तक पूरा व्यास होता है, हे तक आधा होगा, तो देखिए आधा ही त्रिज्या होती है, यानी व्यास की आधा त्रिज्या होती है, व्यास की आधा त्रिज्या होती है। तो जब ये खुद अर्धव्यास दिया, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन करेंगे, आधा कर देंगे 14 को और 7 कर देंगे, कहेंगे त्रिज्या 7 है। ना भैया, ये खुद आधा व्यास दिया है। आधा व्यास माने त्रिज्या कितना दिया है? 14 ही सेंटीमीटर, क्योंकि आधा व्यास त्रिज्यवन होती है, आधा व्यास त्रिज्यन होती है। और आपसे पूछा है तो भी उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख लीजिए 22/7 और आर स्क्वायर, अरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, आर का मान स्क्वायर मानो 14 गुणे 14, काटेंगे 7 दूना 14, गुणा करिए 14 दूना 28, हाथ में 2, 14 दूना 28, 28 2 30, हाई एगो 2 बचा है, गुणा करेंगे तो 316 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा आंसर। सॉरी 616, सॉरी 300 नहीं 616 आएगा। कितना आ जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 308 में 2 का गुणा करेंगे तो 616 आ जाएगा। कैलकुलेशन कभी कभी गलत हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, इसे लगाने का प्रयास करें। जो भी सवाल लेके आए हैं सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई में सब में पूछा गया है। शेयर कर दीजिएगा अगर जरा सा भी समझ में आएगा, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए यार, थोड़ा हम लोग भी मोटिवेट होते हैं यार, हम लोग भी मतलब मेहनत करते हैं ना। देखिए यहाँ पे 2 दिया है। देखिए एक चीज बता दें, दिया है 2 संख्या 3 संबंधी 4 के अनुपात में है, 2 संख्या 3 संबंधी 4 के अनुपात में है, और कह रहा है जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल यहाँ पे दिया है 1700, क्या दिया है? 28 दिया है। क्या दिया है? एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया है? 1728। अच्छा कोई बात नहीं है, एक चीज हम आपको बता दें, देखिएगा सर, जब आप ना फर्स्ट और सेकंड संख्या का गुणा करते हैं ना आपस में, तो पता क्या मिलता है? लस और गुणे मौस का ही गुणनफल वह ही मिलता है। जब संख्या का गुणा करते हैं दोनों का ना, तो लस गुणे मौस ही प्राप्त होता है। तो आप शायद देखे होंगे क्वेश्चन जाके कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है, लस गुणे मौस होता है। आप समझ रहे हैं ना? तो ऐसा ही दिया है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा ना करेंगे, परंतु गुणा करते समय एक बात जरूर याद करिएगा सर, थोड़ा इसे एक्स मान लीजिएगा हल्का सा, ताकि बाद में एक्स का गुणा करें तो आप एक्स स्क्वायर हो जाए। क्योंकि जोड़ने पे तो 7 एक्स आएगा, तो 7 बराबर रख देते हैं तो 1 बराबर कुछ हुआ था, पर यहाँ गुणा करते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो पहले अंक का गुणा करिए, यहाँ गुणनफल ऐसे सीधा कभी संख्या है ना, गुणा ऐसे कर दीजिएगा। तो जब गुणा करेंगे तो 4 3 12 और एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर, इतना ही बराबर दिया है। देखिए जब संख्या का गुणा कर दिए ना, तो समझिए लसा गुणे मौसा आ गया, तो यहाँ लसा गुणे मौसा 12 एक्स स्क्वायर, और यहाँ लसा गुणे मौसा 1700 क्या दिया है? 28, और सीधा काटिए 12 1 12, अब बचेगा 5, 12 चौक 48, 12 चौक 48, एक्स स्क्वायर बराबर 144। तो सर हमें एक्स का मान कितना आ जाएगा? 12 नु आ जाएगा, क्योंकि 144 किसका वर्गमूल है? 12 का ना। जब स्क्वायर लगे ना, इधर वर्गमूल लगा दीजिए स्क्वायर हटाने के लिए, तो एक एक्स का मान 12 आ जाएगा सर। अब क्या करना है? आपसे पूछा है संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो चाहे अलग अलग संख्या निकालिए। एक एक्स बराबर 12, तो 12 तिया 36, आप प्लस 12 चौक 48, प्लस 12 चौक 48, और जोड़ेंगे तो 84 आएगा। ऐसा ही योग पूछा है ना, संख्याओं का योग पूछा है ना। और नहीं तो सीधा देखिए ही जोड़ लीजिए, 3 एक्स और 4 एक्स जोड़ेंगे तो 7 एक्स होगा। 1 एक्स बराबर 12, तो 7 एक्स बराबर 12 सते सीधा डायरेक्ट ही कर दीजिएगा,
84 आंसर आ जाएगा। का नहीं आएगा? जरूर आ जाएगा समझ में आपको। चलिए अगला क्वेश्चन ना, ये तो आप देख लेंगे तुरंत आंसर बता देंगे। इसमें बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारा दिमाग लगाएंगे। इस सवाल को बताइए क्या आएगा? इसका तो आंसर 84 ही आएगा। योग आपसे पूछा था, संख्याओं का योग पूछा था, 84 ही आएगा। अब इसमें दिया है किसी संख्या का 40% और 60% का योग 55.13 है, तू संख्या ज्ञात करे। अरे भैया, संख्या का हर एक संख्या अपने आप में 7% होती है, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। तो हम कह रहे हैं भैया कौन संख्या वही का हम 40% निकाले हैं और वही के हम 60% निकाले हैं। अच्छा, दोनों को जोड़ेंगे तो ऑलरेडी है ना 100% हो जाएगा योगवा, और योग ही तो दिया है 55.13, तो यह पूरा 100% के मन में यह आ रहा है ना, तो 55.13 ही आंसर हो जाएगा। नहीं ना समझ में आया? हो गया ना कंफ्यूजन? एगो छोटा सा सवाल बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपके जेबिया में 100 रुपया है, इसका 40% निकालेंगे तो 40 होगा। अब बताइए इसका 60% निकालेंगे तो 60 होगा। आज जोड़ेंगे कितना होगा? 7 होगा। जोड़ेंगे कितना होगा? 7 होगा। तो सीधी सी बात है, अब बताइए 100 बराबर 100 रखेंगे, फिर 100 बराबर मान निकालेंगे तो 7 आएगा। बस इसका आंसर सीधे, घबराने की जरूरत नहीं है। 55 दशमलव जो क्या दिया है 13, तो 55.13 ही आंसर है। क्यों? कौन संख्या है, कौन संख्या है। ये संख्या कितने परसेंट के बराबर है? 100% के। इसी का 40%, इसी का 40%, इसी के 60% का योग। योग कितना दिया है? अब यहाँ आपको नियमों बता देते हैं। योग दिया है 55.13, यानी यहाँ योग कितना बना परसेंटेज में? 100%, यानी 100% बराबर 55.13। 1% का मान नीचे भाग करेंगे और फिर आपसे पूछ रहा वही संख्या, हुआ संख्या 7 है, 100 से गुणा करेंगे सर, काट जाएगा, यह न आएगा, यह ना आएगा। अब ऐसा सवाल आएगा देखते बता दीजिएगा, जब तन को लग जाना योग 100% आ रहा है ना, तो वही हो जाएगा आंसर। चलिए इसका आंसर 55.13 आ जाएगा। ठीक है, 13 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसे ही लिख लीजिएगा। क्या दिया है? पढ़िएगा, पहले लैंग्वेज में पढ़िएगा। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो जानते क्या लिखिएगा? ऐसा क्रय लिख के क्रय मूल्य लिख लिखा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, और फिर ऐसे बीच में बराबर लिखिएगा कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है? तो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसे लिख लेंगे ना, तो अब देखिएगा ना, ऐसे ही कभी सवाल आ जाए ना सर, तो जो जिसके पास रहता है ना, वो उसका मान रियल नहीं होता है। यानी विक्रय मूल्य रियल में 20 हो जाएगा और क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 25। यानी जो जिसके पास होगा वो उसका मान नहीं होगा। यानी इसके पास 20 है तो इसका मान नहीं होगा, ये विक्रय का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा? क्रय का हो जाएगा। यानी जो जिसके पास है वो उसका नहीं है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे? अब वास्तव में क्रय मूल्य निकला कितना भैया? वास्तव में क्रय मूल्य 25 निकला, 25 निकला। और वास्तव में विक्रय मूल्य कितना निकला सर? सर कितना निकला? 20 रुपया निकला। अब आप हमें सर बताएं, आप लाभ और हानि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? हम 25 रुपया में खरीदें, आप 20 रुपया में बेचें, हानि कितना का हुआ? 25 रुपया में खरीदेंगे, आप 20 रुपया में बेच देंगे, तो 5 रुपया का हानि न होगा। और कभी भी हानि और लाभ परसेंटेज निकालना होगा तो नीचेवा हमेशा क्रय मूल्य रखते हैं ना, तो नीचेवा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 25। आप परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणे 100 करेंगे। हाँ देखिए, 5 पचे 25 और 100 में 5 का भाग देंगे तो 20। अच्छा, ये 20% का आएगा? लाभ आया, खाना आया है? हानि आया है। क्या आया है? हानि। काहे हानि आया है? कहा कि पहले ही हानि हो गया तो हानि है ना आएगा, पहले ही हानि। इसमें भी लोग कंफ्यूजन होते हैं, हानि बताएं कि लाभ बताएं। अरे भैया 25 रुपया में खरीदे, 20 रुपया में बेचे तो हानि होगा ना। चाहे रुपया में हानि हानि होगा, चाहे परसेंटेज में हानि हानि होगा, जिंदगी भर हानि होगा जब हानि हो गया था। तो इसका आंसर 20% हानि आ जाएगा। इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है सर, आराम से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कभी कर लीजिएगा। चलिए 4 संख्या ABCD, इसमें ABCD का अनुपात क्या दिया है? 2 संबंधे 2 संबंधे 3 संबंधे। थोड़ा सा घुमा इंक दीजिएगा, इंक दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया 2 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 4 संबंधे 7 दिया है। यानी कितना दिया है? 2 3 4 7। इसमें A है, इसमें B है, C है और D है।
अब देखिएगा, कुछ ना करिएगा, अनुपात वाले कभी भी हिस्सेदारी के प्रश्न आए तो सबसे पहले डेटा देखिए। डेटा 1600 रुपया क्या बोला है, 1600 रुपया ये बोला है, 1600 रुपया ये बोला है कि बी है डी से 1600 रुपया कम है। बी डी से कितना कम है, 1600 रुपया कम है। थोड़ा भैया हम अनुपातों में देख लें कितना कम है। बी को 3 रुपया अनुपात में दिया जा रहा है और डी को 7 रुपया दिया जा रहा है, तो बी डी से यहां अनुपात में कितना कम है, 4 कम है। और रियल में कितना कम है, 1600। 4 बराबर 1600, 1 बराबर सर कुछ ना करिएगा, 4 चौक का 16, 1 बराबर 400 आएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए और सी का योग ज्ञात करें, यानी एक को 2 रुपया मिलना चाहिए, सी को 4 अनुपात मिलना चाहिए। दोनों को जोड़ेंगे तो 6 अनुपात बनेगा, यानी 1 अनुपात बराबर 400, तो 4 दूनी 6 अनुपात बराबर 6 चौक 2400 आ जाएगा, क्या नहीं आ जाएगा? इस प्रकार से कोई भी सवाल आएगा कर लीजिएगा, नहीं तो अलग अलग निकालिएगा। 1 अनुपात बराबर 400, तो 2 अनुपात बराबर 800 और 4 अनुपात बराबर 1600 आ जोड़िएगा तो 2400 नहीं आ जाएगा? जी आ जाएगा। कोई भी प्रश्न होगा तो आप आराम से कर लीजिएगा। जितना भी प्रश्न लेके आ रहे हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं, क्योंकि हम आपको अच्छी तरह से बता दिए हैं यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम निकालने का अच्छी तरह से अनुभव है, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं। हम हमेशा बताते हैं, जिनको लगता होगा ये सर प्रश्न जो है इजी है, तो अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। जाइए, आप जो भी कुछ करना हो, मतलब समझना हो, किसी से भी समझना हो, तो ये चीज समझ लीजिएगा। जो अनुभव बता रहे हैं ना, वो हमेशा काम आएगा। आप एग्जाम में ना सर इजी ही प्रश्न जितने आते हैं ना, अगर आप उतना ना छोड़े ना तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। ये बात सोच लीजिएगा। तो इजी छोड़बो करते हैं सब, और साथ में कठिन भी छोड़ देते हैं, इसीलिए एग्जाम नहीं निकलता है। तो सबसे पहला पकड़ आपका होना चाहिए, जो प्रश्न आपको आता है उसे जाने मत दीजिएगा एग्जाम में, नहीं तो कहीं ना कहीं आप छूट जाएंगे सिलेक्शन से। चलिए, अगर क्लास जरा सा भी समझ में आया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरा प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, उसमें अच्छे अच्छे ही लेवल के क्वेश्चन पढ़ाए हैं और एकदम सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, उसे चैप्टर वाइज चैप्टर मतलब पढ़ाए हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।